हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। यानी कि आज जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो आपकी सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2021 के लिए जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए एक सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2021, जिसमें हम टोटल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसका आज ये है पार्ट नंबर 4। यानी इससे पहले इसके जो 3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर उन्हें भी आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसकी मदद से आप वो भी पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है, तो अगर आप लोग ये सीरीज पूरी देखते हैं, यानी शुरुआत पार्ट से लेकर जितने भी इसके पार्ट आते हैं आप लोग पूरी देख लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके 25 में से 25 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस वीडियो में यानी ये जो पार्ट आपको मिल रहे हैं, इनमें स्टैटिक जी के, चाहे वो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो, या फिर आपके वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो, या साइंस के क्वेश्चन हो, या आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सभी को इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। यानी इन वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों से बनने वाले जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक एडवाइस रहेगी, अगर आप वीडियो का नोटिफिकेशन तथा न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम रिजल्ट या फिर कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी ओपन कर लें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया है। यानी जो हमारा ऋग्वेद है उसमें जो अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस के लिए प्रयोग किया गया है, या फिर बैल के लिए, गाय, कुत्ता, या फिर आपके भैंस के लिए। तो हम बात करते हैं अघन्या शब्द के बारे में। तो ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है गाय के लिए। किस चीज़ के लिए? गाय के लिए। अब बात आती है अघन्या। अघन्या जिसका जो वास्तविक अर्थ ऋग्वेद में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ना मारने योग्य। क्या में देखने को मिलता है? ना मारने योग्य। इसीलिए ऋग्वेद में गाय को पवित्र पशु भी माना गया है, यानी कि जिसे मारा ना जा सके, यानी पवित्र पशु भी माना गया है गाय को। ठीक है, अब बात आती है कुछ और हम बात कर लेते हैं जो ऋग्वेद में शब्दों का जो प्रयोग किया गया है। एक हमारा शब्द आता है गवाष्टि। क्या होता है? गवाष्टि। गवाष्टि जो हमारा जो शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है वो किया गया है युद्ध के लिए। किसके लिए? युद्ध के लिए। यानी कि युद्ध में अर्थात जो गायों की खोज की गई थी उसके लिए प्रयोग किया गया था गवाष्टि शब्द। एक दूसरा शब्द और प्रयोग किया गया है जिसको कहा गया है अमाजू। कौन सा शब्द आया हुआ है? अमाजू। अमाजू जो शब्द हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं। यानी ऋग्वेद काल में जो भी जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थीं उनके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, अब बात आई है इसमें ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसी जगह पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे पुराना वेद है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा वो है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो हमारा ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा हमारे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल विद्यमान हैं। कितने? टोटल 10 मंडल। इसी मंडल में जो हमारा तीसरा मंडल है उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी, जो कि हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। और यह जो हमारा गायत्री मंत्र है ये सावित्री को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है ऋग्वेद से। आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद में जो टोटल सूक्तियों की संख्या है वो कितनी है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो हमारी टोटल सूक्तियों की संख्या है वो है 1028। कितनी है? 1028। वहीं ऋग्वेद में 10,462 रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे और पूछ ले, ऋग्वेद में
टोटल जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 5 शाखाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हमने ऋग्वेद से रिलेटेड जो आपसे डिस्कस किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इन्हें आप एक जगह पर नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो की जो PDF है वो भी पाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कह रहा है महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था। तो पहले तो हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, क्योंकि महावीर स्वामी से रिलेटेड चाहे वो आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो या डिफेंस का हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। विशेषतः SSC GD कांस्टेबल 2021 का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए महावीर स्वामी से जो रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे उसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। महावीर स्वामी जिनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। फिर आपसे पूछेगा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ कहाँ पर था, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और इनकी जो माता का नाम था वो था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो इनके बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इनकी जो पुत्री थी उसका क्या नाम था, तो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। कौन सी थी? प्रियदर्शनी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, इन्हीं के जो पति थे जमाली। कौन थे? जमाली। यही महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने थे। यानी महावीर स्वामी के दामाद जमाली आपके जो महावीर स्वामी हैं इनके पहले शिष्य भी बने थे। ठीक है, उसके बाद आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है इनकी जो पहली शिष्या बनी थी, यानी शिष्य जो इनके थे वो पहले जमाली थे, इनकी जो पहली शिष्या बनी थी वो कौन थी, तो उनको भी आप याद रखिएगा। इनकी जो पहली शिष्या बनी थी वो बनी थी चंपा। कौन बनी थी? चंपा। ठीक है, जिनको प्रथम भिक्षुणी भी कहा जाता है जैन धर्मों में। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। तो 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या भी की थी। कितने वर्षों की? 12 वर्षों की कठिन तपस्या इन्होंने की थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस ग्राम में प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जुम्बिका नामक ग्राम में। कहाँ पर? जुम्बिका नामक ग्राम में। उसके बाद आपसे पूछेगा इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, तो याद रखिएगा इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म था उसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें से आपके पहला और 23वां और 24वां ही नाम आपसे पूछा जाता है, तो तीनों को आप नोट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर था वो कौन था, तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें आपके हुए थे महावीर स्वामी। ठीक है, इन्हीं 24 जो आपके तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, इन सभी की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में विद्यमान है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा जो कल्पसूत्र जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कल्पसूत्र नामक जो पुस्तक है यह जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं उनसे संबंधित है कल्पसूत्र पुस्तक। इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपके भद्रबाहु के द्वारा।
किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा आपके कल्पसूत्र नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो जितने भी मैंने प्रश्न महावीर स्वामी से जो रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप एक जगह पर जरूर नोट करिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। पूछ रहा है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। बात आती है कलिंग। कलिंग जो वर्तमान में हमारा उड़ीसा कहलाता है, उसी को प्राचीन काल में आपका कलिंग के नाम से जाना जाता था। यानी कि आपसे यहीं से एक प्रश्न पूछ लेगा कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था कलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? सन 261 ईसा पूर्व में। अब बात आती है किसके किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा, तो कलिंग के राजा खारवेल और मौर्य युग के जो राजा थे अशोक, इनके बीच में हुआ था। किनके बीच में? कलिंग के राजा खारवेल और अशोक के मध्य में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद भारी रक्तपात को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लिया था। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप और नोट कर सकते हैं। आपसे पूछ लेता है कलिंग की, जब राजा खारवेल थे तो कलिंग की राजधानी क्या थी, तो उस समय जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसली। क्या थी? तोसली। ठीक है, एक प्रश्न आपसे और पूछ लेगा कि कलिंग का राजा जो खारवेल था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो कलिंग का राजा जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, तो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी सोशल अकाउंट से जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो वहां पर एक बार तो शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आसानी से समझ में आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। अब बात आती है तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो आपका था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी के 2019 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और ये प्रश्न आपका एयरफोर्स और नेवी के एमआर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका, इनसे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गयासुद्दीन जो तुगलक था, इसने 1320 ईस्वी में खुसरो खां को हराकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आप याद रख सकते हैं, अगर पूछ ले तुगलक वंश की स्थापना कब की गई, तो सन 1320 ईस्वी में आपके गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को हराकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने ही मंगोलों के 29 बार के आक्रमण को भी विफल किया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मंगोलों के जो 29 आक्रमण हुए थे उसको किस शासक ने विफल किया हुआ था, तो वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की थी। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही कहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। अब बात आती है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की। पहले तो हम आपको बता दें, मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा नहीं गया था, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं है मौलिक कर्तव्य। फिर बात आती है तो ये किस प्रकार से हमारे संविधान में जोड़े गए, तो आप नोट करिएगा।
हमारा जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके लिए एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी, उसके द्वारा हमारे भाग 4 का में और आर्टिकल नंबर 51 का में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लेकर जोड़े गए थे। ठीक है, किसके संविधान से? रूस के संविधान से लेकर। इसके लिए जो कमेटी फॉर्म की गई थी वो सरदार स्वर्ण सिंह थी। इसके लिए जो संविधान में संशोधन किया गया था वो 42वां था और आपका जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया था? तो वो रूस से ग्रहण किया गया था। तो 2-3 प्रश्न आप और नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में रखे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर पूछ ले ये हमारे संविधान में किस जगह पर विद्यमान है, तो ये हमारे संविधान में भाग 3 और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर पूछ ले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान में किस जगह पर रखे गए हैं, तो ये संविधान में जो रखे गए हैं वो आपके भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 के बीच में रखे गए हैं। किस भाग में? तो भाग 4 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो भारतीय जो नागरिकता प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, तो भारतीय जो नागरिकता प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन में किस प्रकार की जो नागरिकता प्रणाली है, तो एकल नागरिकता प्रणाली है। तो उस प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे यह जो भारतीय नागरिकता जो प्रणाली है वो संविधान में किस जगह पर है, तो वो आपके भाग नंबर 2 और आर्टिकल नंबर आपके 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 के बीच में रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस के संविधान से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आसानी से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बात आती है गंगा नदी की। तो गंगा नदी की जो आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी यमुना। कौन सी है? यमुना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एसएससी जीडी के 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जिनका जो उद्गम स्थल माना जाता है तो वो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये जो हमारी गंगा नदी है ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी को ही सबसे पवित्र नदी भारत में माना जाता है। ठीक है, अगर हम इनकी टोटल लंबाई यानी इनकी टोटल हम लेंथ की बात कर लें तो वो हो जाएगी 2525 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इस हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है 2011 की जनसंख्या में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? यानी आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट जो सबसे अधिक था वो किस राज्य का था? तो लिटरेसी रेट अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो हो जाएगा हमारा केरल का। किस राज्य का? केरल का। वहीं अगर पूछे सबसे कम किसका था 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो था बिहार का। किसका था? बिहार का। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित राज्यों की। तो अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट था वो किसका सबसे अधिक था केंद्र शासित राज्यों में, तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, अगर पूछे सबसे कम किसका था केंद्र शासित राज्यों में तो वो हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के मामले में, यानी कि आपसे पूछेगा अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य था वो कौन था, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तब हमारा हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, अगर आपसे पूछे
कि जनसंख्या अगर डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा बिहार। अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एरिया के दृष्टि से। तो अगर आपसे पूछे एरिया के दृष्टि से देखा जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तब हमारा हो जाएगा राजस्थान। अगर पूछे सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा गोवा। ठीक है, नंबर 4 तक आपसे पूछता है यानी सबसे अधिक वाला तो राजस्थान हो जाएगा। सेकंड नंबर पूछे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। थर्ड नंबर पर पूछेगा तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर आपसे फोर्थ नंबर पर पूछे तब हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये है आपके एरिया के दृष्टि से। ठीक है, तो इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी हमने प्रश्न और आपसे डिस्कस किए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन्हें आप एक जगह पर नोट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो बात आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है ये हमारी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। कब से हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, और ये जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल। किस पर, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आपसे और पूछेगा, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस मॉडल। तो हमारी जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से स्टार्ट हुई थी, यह जो आधारित थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो उद्योग धंधों को प्राथमिकता इस आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। आपसे कह रहा है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बात आती है राउरकेला स्टील पावर प्लांट की। तो ये आपका स्थित है ओडिशा में। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। तो राउरकेला स्टील प्लांट से आप 2 प्रश्न और याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे जो हमारा राउरकेला स्टील पावर प्लांट है यह किस देश की सहायता से लगाया गया था, तो यह जर्मनी की सहायता से भारत में लगाया गया था। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। और यह जो हमारा पावर प्लांट लगाया गया था यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से लेकर जो 1961 के बीच में चली थी उसमें लगाया गया था राउरकेला स्टील पावर प्लांट जर्मनी की सहायता से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक बार हम आपकी जानकारी के लिए फिर बता दें कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है परीक्षा तक स्टडी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यह एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में भी आने वाला है और 19 में भी पूछा गया हुआ है। कह रहा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नीलगिरी पहाड़ियों से जो भी प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनको ब्लैक पर्वत भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे ब्लैक पर्वत किन पहाड़ियों को कहा जाता है तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है डोडा बेटा। क्या कहा जाता है, डोडा बेटा। ठीक है, ये जो आपकी डोडा बेटा है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी नंबर की, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात राज्य में।
एक प्रश्न आपसे और पूछ लेता है कि गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए फेमस है? तो यह एशियाई लाइनों के लिए यानी एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बात आती है विश्व एड्स दिवस की, तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है 1 मार्च, तो 1 मार्च को हम वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है 8 मार्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि एसएससी जीडी 2019 के भी एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये जो इकाई है, ये जो मात्रक है, ये आपका है दूरी का। किसका है? दूरी का। एक प्रश्न आपसे और पूछ लेता है कि दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है? तो वो भी आपकी हो जाएगी प्रकाश वर्ष। ये प्रश्न बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है क्योंकि ये प्रश्न अधिकांश विद्यार्थियों के द्वारा गलत अटेम्प्ट किया जाता है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न को ध्यान रखना है। ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ ताप। ताप की बात की जाए तो ताप जो इकाई है ये है केल्विन की। किसकी है? केल्विन की। वहीं समय की बात की जाए तो समय की हो जाएगी सेकेंड। वहीं अगर चाल की बात की जाए तो हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बात आती है रतौंधी रोग की। ये जो प्रश्न है आपका नेवी के एमआर, एसएसआर AA और एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्जाम में भी कई बार रिपीट देखने को मिला है। रतौंधी रोग की अगर बात की जाए तो ये जो होता है विटामिन ए की कमी से। किस कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जिसका जो वैज्ञानिक यानी जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। कौन सा है? रेटिनॉल। ठीक है, एक प्रश्न हम और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी से। विटामिन डी से आपसे पूछ लेता है रिकेटस या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन डी की कमी से। इस विटामिन की कमी से हड्डियां जो होती हैं वो हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हमारी है करंट अफेयर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो अगर आप ये जो सीरीज चल रही है 10,000 प्लस क्वेश्चन की, इसको पूरा लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 25 में 25 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है इसमें चाहे वो आपके स्टैटिक जीके हो, चाहे वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीके जीए या फिर आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर आपका साइंस से रिलेटेड हो, या फिर आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हो, सभी प्रश्न आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी इसके पार्ट आते हैं सभी को जरूर से लगाइएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 लॉन्च की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 लॉन्च की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे वो आपका रेलवे, एसएससी, डिफेंस किसी का भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीति आयोग से। तो हम अब बात कर लेते हैं नीति आयोग से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, या तो आपके वो पूछे गए हैं या फिर आपसे पूछे भी जा सकते हैं। नीति आयोग जिसकी जो स्थापना होती है वो आपकी होती है 1 जनवरी 2015 को। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। यह जो आयोग है यह 1950 में जो योजना आयोग बनाया गया था उसके स्थान पर आया हुआ है नीति आयोग। ठीक है, और इसकी जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 2015 को होती है। अगर इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात की जाए तो वो नई दिल्ली में हो जाएगा। अगर इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। कौन बनाए गए थे? अरविंद पनगड़िया। वहीं अगर वर्तमान में बात की जाए तो वो हो जाएंगे राजीव कुमार।
ठीक है। अगर इसके अध्यक्ष यानी पदेन अध्यक्ष की बात की जाए तो वो हमारे हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए इसके जो अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो सीरीज़ थी जिसका ये पार्ट नंबर 4 था, इसको भी हमने कंप्लीट किया। इसमें जो प्रश्न थे हमारे द्वारा जो आपको प्रश्न बताए गए वो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप अपने किसी भी सोशल अकाउंट से जुड़े हुए हैं दोस्तों से तो उनको एक बार उनके ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को PDF पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।